Hello everyone, this side Dr. Naveen Kumar and warm welcoming for all of you from the side of Career IAS. And dear friends, today we are discussing about classification of Earth era concerned with genesis of humankind and all living things around the mankind. Right? So आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सबसे पहले आज हम लोग डिफाइन करेंगे classification of earth era. Generally this thought belongs to theory of Charles Darwin, and Charles Darwin elaborate the genesis of earth era, genesis of humankinds और flora and fauna like जीव जंतु. जो भी फ्लोरा एंड फौना है उनके जीवों की उत्पत्ति के बारे में जो चार्ल्स डार्विन ने बताया, बहुत ही प्रोमिनेंट टेक्स्ट बुक है उनका जिसका नाम है थ्योरी ऑफ evolution and genesis of origin of species. Theory of evolution and origin of species are two prominent texts composed by Charles Darwin, and under this book these opinions means genesis of living things are described in elaborated form. So guys, very clearly आज का हमारा टॉपिक होगा Earth era, and Earth era divided into four क्वाटरनरी. अगर हिंदी में इसको लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे पृथ्वी के युग को चार चतुर्थांश में डिवाइड किया जा सकता है. इसका मतलब है कि अर्थ एरा अपने आप को चार सेपरेट फॉर्म में रखा है. फर्स्ट वन पैलियोजोइक, सेकेंड वन सीनोजोइक, थर्ड वन प्लिस्टोसीन एंड फोर्थ वन होलोसीन. हिंदी में इसको आप एज टू एज लिख सकते हैं बिकॉज इसके लिए कोई भारतीय नाम तो है नहीं हिंदी में. प्लिस्टोसीन, सीनोजोइक, सेम हम लोग रोमन से देवनागरी में ट्रांसलेट कर रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी के अंदर इन सभी शब्दावली को डिटेल पढ़ाया जाता है, बट हमारा कंसर्न क्या है? ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री से ज्योग्राफी का, भूगोल का जो कंसर्न है केवल उस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे. जैसे इतिहास में होलोसीन के लिए एक टर्म आया आद्य नूतन, यानी जो अभी अभी हाल में स्टार्ट हुआ है, इसको हमने कहा आदि नूतन, यानी जो पहले शुरू हो चुका है. लेकिन इन दोनों के लिए कोई भी टर्मिनोलॉजी इतिहास में नहीं है. सो इस काल को हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाटरनरी. क्वाटरनरी इसको कहेंगे सेकेंड क्वाटरनरी,
सेकेंड क्वाटरनरी, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। सिंपल है, क्योंकि हमें ये जानना है पैलियोजोइक रीजन में पृथ्वी के ऊपर ऑन द ग्लोब absence of life, neither flora nor fauna, absence of life on the earth. It means अब तक जेनेसिस ही नहीं हुआ, जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुआ। बात करें तो यहाँ पे कोई भी फ्लोरा एंड फौना अवेलेबल नहीं है, यानी लिविंग थिंग्स का अभाव है। क्यों? बिकॉज जब अर्थ का जेनेसिस हुआ है उस समय माना जाता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकता। सिंपल। बाय द वे, कुछ नोट्स लिखें, इसमें मैं दोबारा वापस आऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। जेनेसिस ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या उद्भव, इसके बारे में इतिहास और भूगोल सभी पुस्तक में लिखा हुआ है। लगभग 15 अरब 15 बिलियन, ध्यान रखिएगा, 15 बिलियन ईयर्स अगो। चेक पॉइंट नंबर 2, जेनेसिस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। एंड आर एस शर्मा एनसीईआरटी में लिखते हैं 400 CR, करोड़, 400 करोड़। इसका मतलब हमने डेसिमल के बाद के पॉइंट को इग्नोर किया इतिहास में, लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये टाइमलाइन आएगा 4.6 बिलियन मीन्स 460 करोड़ अरब वर्ष पहले, सॉरी करोड़ वर्ष पहले, यानी अरब को हमने करोड़ में चेंज कर दिया इतिहास में। और ये मैंने डेटा बताया ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा। इट इज क्लियर? खैर, यहां आप देखेंगे अगर हम ट्रेस करें जेनेसिस ऑफ ह्यूमन काइंड, जेनेसिस ऑफ ह्यूमन काइंड और ह्यूमन बीइंग्स, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, अप्रॉक्सीमेटली, सी फॉर सिरका लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। इससे पहले जो वीडियो सेशन है उसमें आप जरूर जाएं, क्योंकि उसमें सारे एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स एंड टाइमलाइंस डिस्कस किया है हमने। उस वीडियो के बाद ही आप इसको देखें, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, अप्रॉक्सीमेटली 360 to 240 lakh years ago from today, this time period or this duration fall in the period of genesis of humankind, such as ape. Ape means वानर, मंकी, जिसको आप कहते हैं चिंपांजी, यानी प्रिमिटिव से भी पहले एक स्पेस है, एक स्थान है जहां पे हम कहते हैं कि ह्यूमन काइंड के जेनेसिस का जो टाइम लाइन है, सबसे पहले उसको हमने कहा था एप। एप के बाद आदि मानव, आदि मानव के बाद ही आप चर्चा करते हैं होमोनिड, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस एंड लेटर और प्रेजेंट मैन होमो सैपियंस सैपियंस। इट इज क्लियर? सिंपली, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन,
origin of humankind from primitive class और group of mammals, स्तनपायी जीवों के समूह से ही मानव का विकास हुआ या मानव का उद्भव हुआ। तो एक हम लोग ट्रेंड और डेवलप करेंगे, फ्रॉम यूनिसेलुलर एनिमल टू ह्यूमनकाइंड। कैसे एक कोशिकीय जीव से मानव जैसे जीव के रूप में उत्पत्ति हुआ। इट इज हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनकाइंड। आप इसे इतिहास से अलग नहीं मानिए, बिकॉज इसका कंसर्न बायोलॉजी से भी है, एंथ्रोपोलॉजी से भी है और ज्योग्राफी से भी है, बट इनके बिना आप इतिहास को डेवलप नहीं कर सकते। सो डियर फ्रेंड्स, वेरी क्लियरली एक ट्रेंड एनालिसिस और हम लोग जानेंगे फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनकाइंड। मानव जाति का विकास। तो इसका विकास कहां से होता है? फ्रॉम यूनिसेलुलर एनिमल टू ह्यूमन विंग और ह्यूमन काइंड। अब देखो, ये इतना आसान प्रोसेस है नहीं कि एक कोशिकीय जीव से मानव जाति रातों रात बना हो। ये पूरा एक प्रोसेस है। जैसे एक डेवलपमेंट चार्ल्स डार्विन ने लिखा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के अंदर, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के अंदर लिखा है कि सबसे पहले एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर एनिमल और सिंगल सेलुलर एनिमल लाइक फंजी, अमीबा, प्रोटोजोआ, लाइक दैट, इसी तरह के बहुत सारे एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ था। आप इसमें एक दो एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हैं। हमने कहा एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है फंजी, अमीबा, प्रोटोजोआ, इस तरह के चीज। यहां से क्या हुए? अब सेल डिवीजन हुए और मल्टी सेलुलर एनिमल बना। मल्टी सेलुलर एनिमल, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। अब देखें, ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। इस बहुकोशिकीय जीव का विकास होगा। आगे देखते हैं। बहुकोशिकीय से जो सेकेंड स्टेप है, इसमें बने रेप्टाइल। बायोलॉजी में और भी सब क्लास है, सब डिवीजन है, बट हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। एक जनरल डेवलपमेंट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें मानव तक पहुंचना है। सरीसृप का मतलब है रेंगने वाले जीव जंतु, जैसे जो पानी में भी रहे और स्थल पे भी रहे, जिसको कहा गया एम्फीबियस। एम्फीबियस मतलब उभयचर। खास करके उभयचर का डेवलपमेंट रेप्टाइल से ही हुआ, या दोनों कह सकते हैं, सब डिवीजन है। खैर, रेप्टाइल से जब नेक्स्ट स्टेप पे आप आएंगे, थर्ड स्टेप, तो बनेंगे प्राइमेट। प्राइमेट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड। प्राइमेट, प्राइमेट मीन्स a class of or a group of
मैमल्स, स्तनपायी जीवों का समूह, और इसी प्राइमेट से आगे निकला, इसी क्लास का एक हिस्सा है एप। एप को आप कपी कह लो, वानर कह लो, इसी को मानते हैं एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन काइंड, मानवों के पूर्वज। और इसका ही टाइमलाइन हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। अबाउट 360 टू 240 लाख ईयर्स अगो, 360 से 240 लाख वर्ष के बीच में इस एप का विकास हुआ, और यहीं से डेवलपमेंट होगा किसका? प्रिमिटिव मैन। जैसे यहां से जो मानव डेवलप हुआ उसको कहा गया होमो नॉइड्स। होमो नॉइड्स, होमोनॉइड्स का टाइमलाइन इस 240 से लेकर 240 लाख से लेकर लगभग 60 लाख के बीच में होगा। माना जाएगा कि 240 लाख वर्ष पहले इसका विकास स्टार्ट हुआ, और ये आज से केवल 60 लाख वर्ष पहले पर जाके कंप्लीट हुआ। फिर देखें इसके बाद हमने अभी लिखा होमोनॉइड्स, इसी होमोनॉइड्स से आगे जाएंगे आप तो डेवलपमेंट होगा होमोनिड्स। समटाइम्स चार्ल्स डार्विन इसको लिखते हैं होमिनिड्स। होमिनिड्स, सो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। होमोनिड्स और होमोनिड्स, यही तो माना गया चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग एज लाइक मैन, मानव जैसा। और इसका डेवलपमेंट बहुत ही क्लियर कट याद रखना है, 56 लाख ईयर्स अगो, केवल आज से 56 लाख वर्ष पहले। यानी हमने जेनेसिस ऑफ ह्यूमन काइंड्स डिफाइन किया चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग कि एक कोशिका से बहुकोशिका, बहुकोशिका से सरीसृप, सरीसृप से प्राइमेट, प्राइमेट से हमने होमिनिड्स बनाया, होमिनिड्स से आगे मानव का इतिहास प्रारंभ होता है। सो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड स्टार्टेड फ्रॉम 56 लाख ईयर्स अगो ऑनवर्ड और टिल प्रेजेंट, वर्तमान युग तक, आज तक का जो इतिहास है, आज मीन्स बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिनारियो का, 21st सेंचुरी का, जहां तक मानव का इतिहास पढ़ा जाना चाहिए। सो वर्ल्ड वाइड जो हिस्ट्री पढ़े जाते हैं, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया हुआ है, प्लीज एक बार आप पिछले क्लास का वीडियो देखेंगे। हमने बताया था टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, जरूर एक बार उस वीडियो को देखें। टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, और वो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल एज इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास एवं विश्व इतिहास का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, उसके पूरा का पूरा एक वीडियो ही बना हुआ है, आप प्लीज उसको जाके देखेंगे। खैर, इस टाइमलाइन में जो हमने टाइम डिफाइन किया था, अप्रॉक्स 56 लाख ईयर्स अगो टू ऑनवर्ड।
अब मैं 2 कहता हूं, इसका मतलब इसमें अलग अलग टाइमलाइन होगा। आप 2022 तक लिख सकते हो। इसमें कई और भी सब डिवीजन है लाइक 2014, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री भारत के इतिहास के संदर्भ में हम लोग 1964 तक ही पढ़ते हैं। ये सब कुछ पिछले क्लास में हमने बताया हुआ है, प्लीज इसको डिटेल चेक करेंगे वहां जाकर। सो आज जो हमारा टॉपिक था, हम वहां फिर से पहुंचते हैं। अर्थ एरा, ओह अर्थ एरा। अर्थ एरा में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वार्टरनरी, प्रथम चतुर्थांश। इसमें हमने क्या कहा था? अब्सेंस ऑफ लाइफ सच एज फ्लोरा एंड फौना, यानी किसी भी तरह के जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी के ऊपर अब तक नहीं हुआ, बिकॉज पृथ्वी अभी क्या है? इन हॉट कंडीशन, तप्त अवस्था में है। क्यों? क्योंकि आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जेनेसिस ऑफ अर्थ फ्रॉम यूनिवर्स सच एज सोलर सिस्टम। सूर्य के जितने भी प्लैनेट्स हैं उसका एक हिस्सा है अर्थ, और वहीं से इसका विकास हुआ है। जैसे एक सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। सो बिग बैंग थ्योरी ने बताया कि कैसे पूरे यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमारा स्टार है उसका एक हिस्सा है, एक प्लैनेट है, एक ग्रह है पृथ्वी। सो पृथ्वी स्टार्टिंग में रहने लायक नहीं था। रहने लायक तो छोड़ो, यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी। सेकेंड फेज में जब हम आएंगे, इसके जस्ट बाद, ये फर्स्ट क्वार्टनरी था ना, सेकेंड में सेकेंड क्वार्टनरी, इसको हमने नाम क्या दिया था? अभी देखेंगे आप पीछे, सीनोजोइक। सीनोजोइक, इसको हिंदी में सेम लिख देते हैं सीनोजोइक। ये डिस्कस किया हमने। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस टाइम पीरियड नोन एज आइस एज, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड surroundings of earth basically freezing process starts of moisture humidity। पृथ्वी के चारों तरफ मॉइस्चर आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, तापमान में गिरावट आ रहे थे। धीरे धीरे इसके चारों ओर बर्फ जम गए, और इसी वजह से इसको कहा हिम युग। आपने कई बार सिनेमाओं में देखा होगा हिम मानव, पढ़ाते हैं लोग, फुटप्रिंट ऑफ आइस मैन। कई बार लोग कहते हैं ये इट इज र्यूमर, ये एक केवल भ्रम है, पता नहीं अफवाह फैला दिया किसने। बट अगर इस समय किसी तरह का जीव होगा तो कहा जा सकता है आइस एज के दौरान। लेकिन इतना तो माना ही जा सकता है कि मानव नहीं तो इसी तरीके के कोई और जीव होंगे, जैसे डायनासोर। बहुत सारे हॉलीवुड और बाकी जगहों पे ये मूवी बनाए गए, इनके ऊपर उनके फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं। अंडर ग्लेशियर्स है ना, बर्फ के नीचे उनके पैर का निशान मिलता है। सो ड्यूरिंग आइस एज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ वाटर बॉडी नियर बाई इक्वेटेरियन रीजन, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में पहली बार वाटर बॉडी का निर्माण हुआ, और यहीं से माना जाएगा जेनेसिस ऑफ लाइफ। पृथ्वी के बिल्कुल आप बीचों बीच में इक्वेटर बनाएं और देखें ये जो जोन है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड सेम 23.5 डिग्री साउथ। दिस एरिया बेसिकली डायरेक्टली कंसर्न विद सन रेज। सूर्य के ताप के साथ ये वाला क्षेत्र सीधे सीधे
जुड़ा हुआ है, आप साइंस में पढ़ेंगे इसको और ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के दौरान। बट हमारा कंसर्न क्या है, इसी जोन में एक ऐसा डेवलप एरिया हुआ जिसको कहा गया रिफ्ट वैली, एंड दिस रिफ्ट वैली लोकेटेड बाय अफ्रीका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नियर बाय केन्या, युगांडा, तंजानिया, रवांडा। ये जो हमने कंट्री का नाम बताया, आप प्रेजेंट टाइम में जाके मैप पे सर्च करो कहाँ है, देखना जो कंट्री हमने अनाउंस किया, आपके साथ शेयर किया, केन्या, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, इथियोपिया, इसके चारों तरफ एक सेंट्रल जोन होगा जिसमें रिफ्ट वैली है, वाटर बॉडी है, और इसी वाटर बॉडी में यूनिसेलुलर एनिमल जेनेसिस किया, यहीं पे एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ, जो पूरा प्रोसेस हमने बताया फ्रॉम यूनिसेलुलर टू ह्यूमन काइंड। ठीक है, आप उसे चेक कर लेंगे, मैप में जरूर देखेंगे। वर्ल्ड मैप में अफ्रीका के पास एक रिफ्ट वैली है, हिंदी में इसको भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है, जो कहां पे है, अफ्रीका महादेश में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। और हमने कंट्री का नाम बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं, केन्या, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, इथियोपिया। इस देश के आसपास रिफ्ट वैली में यहीं पे तो जीवों की उत्पत्ति हुई, जीवों की उत्पत्ति, जेनेसिस ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। यहां तक हमने इस टॉपिक को कंसीडर किया कि कैसे अर्थ एरा के साथ जीवों की उत्पत्ति का संबंध है। अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मैन ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। और ये साइंस क्या है, चार्ल्स डार्विन का ही तो आधार है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन done by his brain size, size of brain, size of brain। किसके ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, मानव के। एंड मेजरमेंट यूनिट ऑफ ह्यूमन ब्रेन CC। अब आप बाइक वाले, कार वाले सीसी की बात नहीं करेंगे। इट मीन्स दिस शॉर्ट फॉर्म और दिस एब्रिविएशन रिलेटेड टू क्रैनियल कैपेसिटी, क्रैनियल कैपेसिटी, मस्तिष्क की क्षमता कहते हैं इसको। मानव के मस्तिष्क की क्षमता, जैसे आप कितना सोच पाते हैं, कितना बोल पाते हैं, कितना चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं, ओवरऑल ब्रेन कैपेसिटी की बात हम कर रहे हैं। और यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने ही तो दिया था। सो मानव का भी वर्गीकरण बहुत अच्छे से चार्ल्स डार्विन ने एलोबरेट किया है। मानव या मानवों का वर्गीकरण, अगर इस फैक्ट को चेकआउट करना है तो आप पढ़ें 11th क्लास न्यू एनसीईआरटी एंड टाइटल इज कंटेम्परेरी वर्ल्ड। 11वीं क्लास के नए वाले एनसीईआरटी में चार्ल्स डार्विन के इस अप्रोच को लिखा हुआ है। सिर्फ चेकआउट करना है 11th क्लास एनसीईआरटी
नॉट रेलिवेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। इट इज क्लियर। आप पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि 11वीं क्लास एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए आवश्यक ही नहीं है। ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है 11 क्लास। ओल्ड एनसीईआरटी 11 क्लास, वॉल्यूम 1 फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, वॉल्यूम 2 फॉर मेडिवल हिस्ट्री। फर्स्ट वॉल्यूम रिटन बाय और कंपोज्ड बाय आर.एस. शर्मा एंड सेकेंड वॉल्यूम कंपोज्ड बाय सतीश चंद्र। सो ओल्ड एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है आपको, नया वाला नहीं पढ़ेंगे 11वीं क्लास। तो इसमें जो पहला ग्रुप बनाया चार्ल्स डार्विन, उसको कहा होमिनिड्स और होमोनिड। दूसरा ग्रुप होमो, एंड होमो divided into 3 subcategory. First category known as Homo habilis. Second category known as Homo erectus, and third category known as Homo sapiens. And third, होमो सैपियंस सैपियन। इट इज क्लियर। पहले वाले को होमोनिड कहा, दूसरे वाले को नाम दिया हमने होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, एंड तीसरे को नाम दिया होमो सैपियंस सैपियंस। बट जनरली चार्ल्स डार्विन ने इसे 3 ही कैटेगरी में रखा है, होमोनिड, होमो एंड होमो सैपियंस सैपियंस। बट होमो डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस एंड होमो सैपियंस। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इसे और भी कई तरह के कैटेगरी में बांटा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी इस टॉपिक के ऊपर पूरा यूनिट बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारा सेगमेंट, बट आपको नहीं पढ़ना। आप कहाँ कंसीडर करेंगे? चार्ल्स डार्विन ने जो ये फ्लो बताया, सिर्फ यहाँ मैं कुछ फीचर्स इनके फीचर वाइज एलोबरेट कर देता हूं। फर्स्ट, होमिनिड्स। होमोनिड्स, इसका अभी हमने पीछे बात किया था साइज ऑफ ब्रेन, तो साइज ऑफ ब्रेन को क्रैनियल कैपेसिटी में हमने डिवाइड किया था। इसके लिए चार्ल्स डार्विन ने ब्रेन कैपेसिटी बताया 500 टू 700 सीसी। इट मीन्स ब्रेन साइज को इस तरह से समझ सकते हैं, इट इज स्कल एंड अंडर ब्रेन। ये तो खोपड़ी है, स्कल है, और इसके अंदर क्या है? ये है ब्रेन। ये तो पूरा का पूरा स्कल है, खोपड़ी। इसके क्रैनियल कैपेसिटी को दिखाया चार्ल्स डार्विन ने। तो डार्विनवाद के सिद्धांत में लिखा हुआ है कि 500 से 700 सीसी किस मानव का ब्रेन साइज है? होमोनिड्स का। ध्यान देना है, इसका जो जेनेसिस हुआ, ओरिजिन हुआ 56 लाख ईयर्स अगो। 56 लाख, इसको लाख भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ईयर्स अगो। रीजन क्या होगा? रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, अभी डिस्कस किया हमने, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। यहां से क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ऑफ होमोनिड्स, एग्जाम्पल ऑफ होमोनिड्स। ऑस्ट्रालोपिथिकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, पूछा है इसमें।
हिंदी में इसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यही तो पहला मानव का एग्जाम्पल है, फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ। धरती पे विकसित होने वाला पहला मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कहां पाया गया? रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। हाउ मेनी ईयर्स अगो? 56 लाख ईयर्स अगो। सो बोथ आर मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स। बाय द वे, इनका बॉडी पोस्चर अभी भी स्ट्रेट नहीं है, ध्यान रखना है। लाइक दैट, लाइक दैट। अभी भी इनके जो स्केलेटन है, बोन है, रीढ़ की हड्डी, वो झुका हुआ है, कर्व है। जैसा कि आपने देखा होगा बंदर को कभी चलते हुए। अच्छा, बचपन में आप में से मैक्सिमम लोग इस तरह का पोस्टर देखा होगा। अब ड्राइंग तो मैं कर नहीं सकता बहुत बेहतरीन, बट आप एग्जाम्पल के रूप में इस तरीके से देख सकते हो। फिर स्ट्रेट हुए, ऐसा कुछ। तो ये जो पहला वाला पोस्टर है वो किसका है? एप का। ये किसका है? होमिनिड का। ध्यान रखना है इसको। एंड दिस पोस्टर रिलेटेड टू इरेक्टस मैन, होमो इरेक्टस, इरेक्टेड मैन, होमो इरेक्टस। इरेक्ट का मतलब ही होता है सीधी अवस्था में खड़ा होता हुआ मानव। गेट फुल्ली इरेक्ट पोस्चर, सीधे अवस्था में, स्ट्रैट पोस्चर। इरेक्टस का नाम आपने सुना होगा। इरेक्टस का मतलब ही है जो सीधी अवस्था में खड़ा हुआ, और यही मानव आगे चलकर होमो सैपियंस बना। अभी हमने देखा था पीछे फ्लो चार्ट में, चार्ल्स डार्विन ने जो डिवाइड किया था। खैर, तो ये सारा एग्जाम्पल याद रखेंगे। ये सभी लोग मीन्स, इसके अगर हम एक ऑब्जेक्टिव देखें कि इसका लाइफ स्टाइल कैसा है, क्या करता है, तो ये सभी हंटर हैं। हंटर, शिकारी, आखेटक, मीन्स ऑक्युपेशन ऑफ अर्लियर ह्यूमन काइंड। आरंभिक मानव के जीवन में क्या पेशा है, क्या काम करते हैं वो? तो वो करते हैं शिकार, आखेटक। These men granted as hunters, शिकार करके अपना जीवन जीना। मीन्स फूड गैदरिंग, भोजन इकट्ठा करना, खाद्य संग्राहक कहते हैं। बट ये अपने सुरक्षा के लिए स्टोन टूल यूज करते हैं। स्टोन टूल्स, पाषाण या प्रस्तर उपकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है, यहीं से इनका क्लासिफिकेशन दूसरे स्तर पे किया गया। पहला तो था साइज ऑफ ब्रेन, एंड सेकेंड इज यूज ऑफ स्टोन टूल्स, पाषाण उपकरण का प्रयोग करना मानव के जीवन का एक। तो इतने सारे फीचर्स को याद रखना है, किसके साथ? होमोनिड्स के साथ। दूसरा, होमो। होमो को हमने क्या कहा? मानव। यही तो मानव है। क्यों? क्योंकि पिछले वाले को चार्ल्स डार्विन ने कहा था एज लाइक मैन, मानव जैसा प्राणी। तो वो मानव जैसा है, ये है मानव। इसके हमने अभी बताया कि 3 उपभाग है। देयर आर 3 सब कैटेगरी। होमो, पीछे भी हमने बताया है, ध्यान रखिएगा इसका। हैबिलस, फिर हमने कहा होमो हैबिलस के बाद इरेक्टस, अभी डिस्कस कर रहे थे, जो सीधे अवस्था में खड़ा हुआ। और तीसरा सैपियंस। सैपियंस, इन सबके इंग्लिश वर्जन पीछे लिखा हुआ है, आप उसको देख लेंगे। होमो हैबिलस मीन्स हैंड यूजिंग मैन लाइक प्रेजेंट मैन।
हाथ का प्रयोग करने वाला पहला मानव, बिकॉज इनके फिंगर्स फ्री हो गए, फ्री फ्रॉम स्किन्स। जैसे आपने डक लेग देखा होगा या ग्लव्स देखा होगा, क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी ग्लव्स, खास करके जो विकेट कीपर के पास होता है या गोलकीपर के पास, उनके जो स्किन है, ये जो हमारे पास हाथ में अभी भी अवेलेबल है, वो पहले यहां तक होता था। तो पहले के मानव अपने हाथों का, फिंगर्स का इस्तेमाल इजीली नहीं कर पाते थे, वो इस तरीके से कर रहे थे। लेकिन ये पहला मानव है जिसने अपने हाथ को फ्री कर लिया, फ्री फिंगर्स। सो इन सभी ने स्टोन टूल बनाना स्टार्ट किया। मेकर्स, टूल मेकर्स कहते हैं इसको, उपकरण बनाने वाला, उपकरण का निर्माण करने वाला मानव। और इसका जो ब्रेन साइज है वो पहले वाले के तुलना में डेवलप होगा। और इसका यूनिट क्या है, 700 to 1200 सीसी। याद कीजिए पिछले वाले में क्या था, फ्रॉम 500 to 700 सीसी। यहाँ पे ये डेवलप हो गए 700 to 1200 सीसी। इरेक्टस को हमने पहले भी कहा, गेट फुल्ली इरेक्टेड पोस्चर, सीधी अवस्था में खड़ा होने वाला मानव, होने वाला मानव, ध्यान रखना है। ब्रेन साइज नो डाउट और स्ट्रांग हुए इनके, बट इस यूनिट को क्रॉस नहीं करता। मेनली हम कह सकते हैं 1000 के आसपास एवरेज होगा इसका भी, 1000 सीसी। आप इसका एवरेज निकालेंगे तो 1000 से नीचे आएगा। हैबिलस का, इरेक्टस का 1000 सीसी के आसपास एवरेज है। और सैपियंस, सैपियंस को चार्ल्स डार्विन ने कहा द वाइज मैन, बुद्धिमान मानव, बुद्धिमान मानव। यानी यही पहला मानव है धरती के ऊपर जिसने अपने ब्रेन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया। और इनका ब्रेन साइज बहुत एलोबरेटेड है, डेवलप्ड है फ्रॉम, और इसका एवरेज मैं सीधे सीधे लिखता हूं 1200 सीसी। वैसे 1200 से 1600 का रेंज बताया गया, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1200 सीसी टू 1600 सीसी। विशेषता क्या है, यही मानव है जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, यूज द ब्रेन। अब देखो इन सब के टाइमलाइन और इसके एक एक एग्जाम्पल। हैबिलस का एग्जाम्पल आप देखेंगे, द केनियन मैन, केनिया मानव, यानी अभी भी ये मानव रिफ्ट वैली से बाहर नहीं आया, और अगर गया भी तो अफ्रीका में ही, अफ्रीकन कंट्री में ही स्प्रीड हो रहा है, जैसे मोरक्को तक पहुंचा। इरेक्टस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द जावा मैन, जावा मानव, जावा सुमात्रा के आसपास यानी एशिया में आने वाला पहला मानव यही है, होमो इरेक्टस। जावा सुमात्रा मीन्स साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जिसमें इंडोनेशिया को आप शामिल करते हैं, तो इंडोनेशिया का ही एक हिस्सा है जावा, वहां पे ये मानव पहुंचा, माइग्रेट किया। और सैपियंस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल यूपीएससी ने 2 बार पूछा है। ये लोग
नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, स्पेस नहीं है। हम बात कर रहे हैं होमो सैपियंस का। होमो सैपियंस, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप सोचिए तब तक। क्या सोचा आपने? होमो सैपियंस का अभी ब्रेन साइज हमने बताया 1200 टू 1600 सीसी, चेक कर लेना पीछे। और इसका एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है, निएंडरथैलेसिस मैन। निएंडरथल मानव। निएंडरथल ये कहां पे पाए गए? निएंडरथल वैली। निएंडरथल वैली, और ये कहां पे है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोप महादेश में, जो जर्मनी के और फ्रांस के आसपास विकसित हुआ। जैसे अफ्रीका में रिफ्ट वैली है, वैसे ही यूरोप में निएंडरथल वैली, निएंडरथल घाटी के अंदर जो मानव विकसित हुआ, उसको इतिहासकारों ने क्या नाम दे दिया? निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। इनकी जो विशेषता है, इनकी विशेषता क्या है? ये सभी लोग एडवांस टूल बनाते हैं। इनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतरीन है। ये अपने लिए आर्टिफिशियल हाउस और होम बनाना स्टार्ट कर दिया। टूल बहुत एडवांस है, जिसको जनरली हम लोग कहते हैं टूल मेकिंग बाय लेवा लोइस टेक्निक। लेवा लोइस टेक्निक, हिंदी में उसको कहते हैं लेवा लेवा तकनीक से बना हुआ पाषाण उपकरण, लेवा लेवा तकनीक। खैर, इनके टाइमलाइन को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वहां से क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी हम कह सकते हैं कि होमो सैपियंस का टाइमलाइन 12 लाख ईयर्स अगो टू 1.9 लाख ईयर्स अगो। और उससे पहले जो आपने पढ़ा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का है 18 लाख वर्ष पहले। और उससे पहले जो हैबिलस पढ़ा, हैबिलस का टाइमलाइन था नियर बाई 30 लाख ईयर्स अगो। होमो निड जो पहला मानव था, उसके बारे में आपने पढ़ा था 56 लाख ईयर्स अगो। सो टाइमलाइन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको जरूर याद रखिएगा। 12 लाख के आसपास होमो सैपियंस रिफ्ट वैली ऑफ निएंडरथल, निएंडरथल घाटी में विकसित हुआ। और ये सबसे पहला बुद्धिमान मानव के कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि इसका हमने फीचर ही बताया था द वाइज मैन। और वाइज मैन का मतलब है जो अपने ब्रेन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया। और लास्ट कौन सा है? चार्ल्स डार्विन ने तीसरे नंबर पे रखा होमो सैपियंस सैपियन। इसके लिए जो टाइमलाइन रखा है उन्होंने 1.9 टू
1.9 लाख ऑनवर्ड, इससे जो आगे का मानव है और इससे जो आगे मानव है उसका एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है तिब्बतियन मैन। तिब्बत मानव या तिब्बतीय मानव, यानी ये हमारे हिमालय के आसपास रहने वाला मैन है। ये अगर इसके ब्रेन साइज की बात करें तो एवरेज है 1450, अदरवाइज इसका रेंज जाता है अप टू 1800 सीसी। इसको आप 1450 सीसी लिखेंगे। अगर हम लोग अपने ब्रेन साइज को के क्रैनियल कैपेसिटी को मेजर करें तो 1450 सीसी आएगा। ये इसका मैक्सिमम लिमिट है, क्योंकि तिब्बतियन मानव का ब्रेन साइज के बारे में लोगों ने, चार्ल्स डार्विन ने कहा कि इनके ब्रेन साइज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर, इसके एक और फीचर चार्ल्स डार्विन ने डिक्टेट किया है और वो है द थिंकर्स। थिंकर्स का मतलब है चिंतनशील मानव। चिंतनशील मानव मीन्स फिलॉसफर। दार्शनिक, यानी वर्तमान में जो भी मानव है वो इस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। हालांकि सारे दार्शनिक नहीं हो सकते, फिर भी लीडिंग मैन आर कंसिडर्ड एज थिंकर्स। और यही तो विशेषता है। दिमाग होना और दिमाग का इस्तेमाल करना दो अलग अलग बातें हैं। आपने मूवी देखा होगा 3 इडियट, उसमें जो सबसे बैक बेंचर स्टूडेंट है उसके बारे में डीन क्या कहता है कि इन दोनों के दिमाग को निकाल के बाजार में बेचा जाए तो सबसे महंगा बिकेगा, क्योंकि उसने आज तक इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। इट मीन्स अगर हम बात करें होमो सैपियंस एंड होमो सैपियंस सैपियंस का, इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। होमो सैपियंस को हमने वाइज मैन कहा और इसको कहा द थिंकर्स, यानी चिंतनशील मानव, जो अपने दिमाग का सर्वाधिक इस्तेमाल करता है। आप अपने घर बैठे हो, मैं यहाँ हूँ स्टूडियो में और आप हमारे साथ कनेक्टेड हो, आप पढ़ रहे हो। ये क्या है? हमने अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया और ये सारा इक्विपमेंट तैयार कर लिया, टेक्नोलॉजी डेवलप किए। क्या क्या चाहिए इसमें आपको पता है, स्मार्ट बोर्ड, कैमरा, कंप्यूटर, और ये सब कुछ तब हो पाया जब आपने अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया। क्योंकि यही मानव जो होमो सैपियंस मानव है, इसने अपने इस क्रैनियल कैपेसिटी का इस्तेमाल किया। थिंक अबाउट, कभी बैठ के सोचना कि आखिर हमारे इंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने कितना कुछ किया हमारे लिए। आप सोचो, होमोनिड हंटर्स थे, केवल जंगल में मिलने वाले चीज़ों को खाना, नदियों में पानी पीना एंड केव्स और शेल्टर्स में रहना। आज आप बुर्ज खलीफा में रहते हैं, आरओ प्यूरिफाइड वाटर पीते हैं और खाने के लिए केएफसी और बर्गर के लिए, आप जानते हैं बर्गर पिज्ज़ा के लिए मैकडोनाल्ड इस समय कितना फेमस है। तो कहाँ से कहाँ हम आ गए, यही तो इतिहास में पढ़ना होता है। इतिहास का कंट्रीब्यूशन ही यही है कि आप मानव के बारे में केवल मत जानिए, इसके विकास को जानिए, इसके कंट्रीब्यूशन को जानिए। जो सिविलाइजेशन को, सभ्यताओं को मानव ने एक एक करके दिया। सो मानवों का योगदान, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनके योगदान इसी सेंस में देख सकते हैं। आप सोचिए, जो पहले कैटेगरी होंगे वो क्या खाते होंगे? जंगल में कुछ सड़ा गला मांस मिला, खा लिया, कुछ फ्रूट्स मिल गए, पत्ते मिल गए, रूट्स मिल गया, और क्या खा सकते थे वो? उनके लिए केएफसी नहीं था, राइट? आज स्विगी और तमाम जोमेटो आपके घर खाना पहुंचाता है। उस समय आपको खाना के लिए हंट करना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था। सो हिस्ट्री सच अबाउट डेवलपमेंट थिंग्स ऑफ ह्यूमन काइंड। हम इतिहास को इसीलिए पढ़ते हैं कि मानवों ने क्या क्या किया,
एंड क्या उनके कंट्रीब्यूशन है जिससे हमें कुछ सीख लेना चाहिए और फ्यूचर को एडवांसमेंट की ओर ले जाना चाहिए, विकास उन्मुख बनाना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग स्टोन एज मीन्स सबसे पहला जो टॉपिक है भारतीय इतिहास के संदर्भ में उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा स्टोन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अंडर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सो लॉट्स ऑफ थैंक्स।